नमस्कार दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा आपके टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको बता दूं, आप जो आज पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें हम लोग कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्ट आपका क्या है, तो प्लीज़ देखिएगा, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात करूं तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, इस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से कई बार 10 क्वेश्चन, कई बार जैसे 100 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो 100 में से 10% वेटेज जो है, 10 to 15% वेटेज जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्यारे बच्चों हम लोग बात करें, आप ITI इलेक्ट्रीशियन से जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं आपके लिए ये बहुत ही टिपिकल सा माना जाता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान से रहते हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे आसान सेगमेंट है आपकी थ्योरी का, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। बात करें प्यारे बच्चों हम लोग इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फर्दर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे अर्धचालक के साथ ही हम लोग फिर बात करेंगे हमारी पीएन संधि, पीएन डायोड के बारे में। डायोड के बाद हम लोग इसी के अंदर बात कर लेंगे हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद ये देखो, ये मैं चाहूँ तो पूरे सिलेबस के अंदर अलग अलग यूनिट बना के डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर ही डालूंगा, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हम लोग जो आगे बात करेंगे ये आपकी फिर आ जाएगी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस पढ़ेंगे, जैसे यूजेटी, बीजेटी, मोसफेटी, डायक, ट्रायक, इन सब के बारे में बात करेंगे। आफ्टर देन प्यारे बच्चों इसी के अंदर हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक और टॉपिक कन्वर्टर। और कन्वर्टर में मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं रेक्टिफायर से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रवर्धक, एम्पलीफायर। तो चाहूँ तो प्रवर्धक के साथ ही दोलित्र पढ़ेंगे हम लोग। प्रवर्धक के बाद क्या पढ़ेंगे? दोलित्र। तो चाहे प्यारे बच्चों हम लोग तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग यूनिट भी हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स को बना के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा आपको एक ही सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मेन यूनिट है, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या चीज़ आपकी, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो है वोल्टेज का। देखिए इलेक्ट्रिकल के अंदर हम लोग हाई वोल्टेज पे स्टडी करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करेंगे लो वोल्टेज की। अरे ध्यान दो, बिल्कुल बेसिक सी बात है। इलेक्ट्रिकल में हम हाई वोल्टेज पे स्टडी करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लो वोल्टेज की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी लो फ्रीक्वेंसी, जबकि इसके अंदर जो उपकरण हैं वो रहेंगे आपके हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड, ठीक है। तो मीन्स लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी का स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। अब जैसे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, वो बोलो इलेक्ट्रिकल तो है नहीं, वो तो कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक इसी तरह से तुम्हारा मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, ये कैसी डिवाइसेज हैं प्यारे बच्चों? आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं। तो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और ये जितने भी लोड लगे हुए हैं जैसे पंखा है, ये सब आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं। अरे कैसी डिवाइसेज हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं। जबकि आपका टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर
हम लोग जो बात करते हैं कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेस्ड है, ये बेस्ड होती है बच्चों अर्धचालकों पर। तो आज फर्स्ट हमारा स्टडी रहेगा अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। प्लीज प्यारे बच्चों देखिएगा, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग बात करें कि वास्तव में सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, अर्धचालक क्या हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अर्धचालक कौन से पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ हैं जो कम ताप पर तो धारा का चालन नहीं करते, धारा का चालन नहीं करते, लेकिन ताप बढ़ाने पर धारा का चालन करते हैं। और कॉन्सेप्ट देखिएगा, अर्धचालक जो हैं कम ताप पर तो बिहेव करेंगे कुचालकों की तरह, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि यही सेमीकंडक्टर अर्धचालक ताप बढ़ाने पर बिहेव करते हैं प्यारे बच्चों सुचालकों की तरह। अरे कम ताप पर तो कुचालक की तरह और ताप बढ़ाने पर ये व्यवहार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सुचालकों की तरह। और एक और बात बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक परम शून्य ताप, और ये जो परम शून्य ताप है आपका, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप कितना होता है 0 केल्विन, इस पर पूर्णतया कुचालक होंगे। ध्यान देवें, अर्धचालक जो हैं ये परम शून्य ताप पर पूर्णतया कुचालक होंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बात की हमने कि जो आपके अर्धचालक हैं ये परम शून्य ताप 0 केल्विन पर पूर्णतया कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखो यार, इन्हीं अर्धचालकों के हम लोग अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो अर्धचालक के एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आप लोग अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स, अभी समझाता हूं ये कम ताप पर धारा का चालन क्यों नहीं करते और ताप बढ़ाने पर धारा का चालन कैसे करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाइज इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। एग्जाम्पल हैं आपके इनके सिलिकॉन और जर्मेनियम। मेनली ये दो पदार्थ आप जो हैं, जो दो परमाणु हैं, इनका ही इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम। इसके अलावा हम लोग गैलियम आर्सेनाइड वगैरह कई सारी चीज़ें काम में ले सकते हैं, लेकिन मेनली आपके पास हैं ये दो। अब देखो यार, एक और यहीं पर छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोई जो परमाणु है, किसी परमाणु के, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, प्लीज पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आप चीजों को अच्छे समझ पाएं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दी जाती है, यह ध्यान रखनी है आपको। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश कह दीजिए या कक्षा कह दीजिए, तो एक तरफ तो मैं बात करूंगा कक्षा या कोश, और एक तरफ बात करूंगा मैं इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, अगर मैं क्लास को डिनोट कर रहा हूं n से, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी प्यारे बच्चों 2n²। जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, तो पहली कक्षा में n का मान कितना हो गया 1, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2। इसी तरह से दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, तो n की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। इसी तरह से
तीसरी कक्षा में अगर आपसे कोई पूछे तो 18, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। इसी तरह से चौथी कक्षा में आपसे पूछा जा रहा है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी 32। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ये होगी 2, 8, 18, 32। अब सुनिए, यहीं पर हम लोग बात करें कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि अर्धचालक कम ताप पर धारा का चालन क्यों नहीं करते और ताप बढ़ाने पर धारा का चालन क्यों करते हैं। उसके पीछे जितना भी बेसिक है सबसे पहले उसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आप जानते हैं कोई परमाणु स्थायी कब होगा? कोई परमाणु स्थायी होगा, कोई परमाणु स्थायी होगा यदि उसके बाह्यतम कोश में, यदि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। यदि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब सीधी सी बात है, उसका अष्टक पूर्ण हो। अरे 8 इलेक्ट्रॉन हो या अष्टक पूर्ण हो, तो कोई भी परमाणु जिसका अष्टक पूर्ण है या जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, उस परमाणु को क्या कहेंगे आप लोग? स्थायी परमाणु कहेंगे। अब परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। जैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं धातु अधातु की बात करूं, धातु अधातु, इनके अंदर क्या होता है? परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। अरे इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं दोस्तों? आदान प्रदान। और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होगा? जरा ध्यान से समझिएगा, फिर एक एग्जांपल से भी समझेंगे। सुनो यार, जैसे सपोज करो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 7 इलेक्ट्रॉन हो। अगर भाई ये तो दे देगा और ये ले लेगा। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन उसको त्याग देगा जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो प्यारे बच्चों? 5। क्यों? क्योंकि देखो ये एक जैसे इसको देगा, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यार? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ये 2 इसको दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये 3 इसको दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग बात करें NaCl, ये है आपका सोडियम और ये है आपका क्लोरीन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। इसी तरह से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कहने का मेरा तात्पर्य हो गया कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 17। अब सुनिएगा, आप जानते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया था पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, दूसरी में 8, तो 8 और 2 10 हो चुके हैं। कितना और बच गया? 1। तो तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा मेरे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक इसी तरह से देखो दोस्त, बात करें इसके अंदर तो देखो इस क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में तो कितने भरेंगे हम लोग? 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 8 और 2 10 हो चुके हैं। कितने बच गए? 7। तो तीसरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्यारे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन। अरे तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। अब देखो यार, यहां पर बात करें हम लोग, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अगर ये अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए भाई? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान थोड़ी है,
और अगर इसको स्थायित्व प्राप्त करना है तो इसकी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे या इलेक्ट्रॉन ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है बजाय 7 इलेक्ट्रॉन देने के। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में तो 0 हो चुका है। इसके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 2 8 8। तो देखो इसका भी अष्टक पूरा हो चुका है और इसका भी अष्टक पूरा हो चुका है। अष्टक से मतलब है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अरे उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और अष्टक पूरा हो गया इसका मतलब ये NaCl बंध बन जाएगा, क्योंकि Na तो प्लस है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और Cl माइनस है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धनावेशित और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋणावेशित। तो इस प्रकार से बन गया आपका NaCl। अब सुनो, यहीं पर एक और बात याद रखना, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आयनिक बंध कहलाता है। और इस केस में क्या होना है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं सारी। जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। किसी के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसको दे देगा, जिसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसको दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सपोज कीजिए इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये इसको देगा ना ये इसको देगा, ये बराबर के हो चुके हैं। तो अब इनके बीच में होगा मेरे प्यारे बच्चों साझा। अरे क्या हो जाएगा, साझा होगा। अरे क्या होगा दोस्तों, साझा होगा, पार्टनरशिप होगी। ऐसे समझिए, अपने को कोई भी सिस्टम चालू करने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए, ठीक है बच्चे, आपके पास 1 लाख है, मेरे पास 7 लाख है सपोज करो। तो आप मेरे को क्या कहोगे, लो गुरुजी उधार ले लो, आप 1 लाख मेरे को आदान प्रदान ठीक है होता रहेगा। मेरे पास 6 हैं, आपके पास 2 हैं, तो भी आप मेरे को 2 लाख दे दोगे। मेरे पास 5 हैं, आपके पास 3 हैं, तो भी आप मेरे को 3 दे दोगे। लेकिन सपोज कीजिए प्यारे बच्चों आपके पास भी 4 हैं, मेरे पास भी 4 हैं, तो अब क्या होगा, अब हम लोग लेन देन नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोलो चलो ठीक है पार्टनरशिप चालू कर देते हैं, जो भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या कर लें, हम लोग पार्टनरशिप कर लें। तो ये पार्टनरशिप करने के लिए हम लोग करते हैं दोस्तों साझा। अरे पार्टनरशिप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साझा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। और साझे के फलस्वरूप बनता है सह संयोजक बंध। अरे साझे के फलस्वरूप कौन सा बंध बनेगा दोस्तों, सह संयोजक बंध। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक जितने भी हैं आपके, ये लास्ट टेक्निकल में बहुत बार पूछा गया था, अर्धचालक आवर्त सारणी के चौथे वर्ग में स्थित हैं। और देखो चौथे वर्ग में स्थित हैं अर्थात इनके बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने ये सिलिकॉन परमाणु लिया और एक सिलिकॉन परमाणु ले लिया बच्चों ये। अब सुनो, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 1 2 3 4। इधर भी कितने हैं, 1 2 3 4। तो देखो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा बच्चों, साझा होगा। साझा किस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, साझा हो जाएगा। और अब सुनो, कोई इससे पूछे हाँ भाई बता तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा देखो 1 2 3 4, फिर साझे वाले भी तो इसी में गिनोगे तो 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन
इसके पास भी हो गए। मतलब एक बात आपको समझ में आ गई है कि साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों ही परमाणुओं का बराबर अधिकार होगा। तो सीधी सी बात है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप बंध बनाते हैं, जिसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो प्लीज ध्यान देवें। अर्धचालक परमाणु चार इलेक्ट्रॉनों का साझा कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। और अष्टक पूर्ण करते हैं मतलब स्थायित्व प्राप्त करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्धचालकों में कौन सा बंध पाया जाता है भैया? सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। अर्धचालक परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक, सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना। अर्धचालक एक दूसरे से कौन सा बंध बनाएंगे दोस्तों? सहसंयोजक बंध बनाएंगे। अब सुनिए, जरूरी नहीं है यार कि दो परमाणु ही सहसंयोजक बंध बनाएंगे। अब देखो वास्तव में होता क्या है, सभी परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे? जरा देखिएगा, ये सिलिकॉन परमाणु, इसके दाएं भी सिलिकॉन, इसके बाएं भी सिलिकॉन, इसके ऊपर भी सिलिकॉन, इसके नीचे भी सिलिकॉन। तो मतलब सीधी सी बात है, ऊपर भी सिलिकॉन, नीचे भी सिलिकॉन, दाएं भी सिलिकॉन, बाएं भी सिलिकॉन। इस तरह से ये बहुत सारे सिलिकॉन परमाणु इसमें बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो देखो ये अब किस तरह से बंध बनाते हैं, तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। देखो यार प्लीज देखना, ये सिलिकॉन इससे बंध बना लेगा, इससे भी बंध बनाएगा, इससे भी बंध बनाएगा, इससे भी बंध बनाएगा, ये इससे बंध बनाएगा। देखते जाइए, इस तरह से ये एक क्रिस्टल का निर्माण कर लेते हैं। अरे किसका निर्माण कर लेंगे? एक क्रिस्टल का निर्माण कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से, इस तरह से ये सभी सहसंयोजक बंध बनाते हैं और एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे प्यारे बच्चों? एक क्रिस्टल का निर्माण कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो प्लीज अब किसी भी सिलिकॉन परमाणु के पास हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो देखिएगा, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अरे कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो समझिएगा, मतलब इसका अष्टक क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। और अष्टक पूर्ण है इसका मतलब परमाणु स्थायी है। और सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात आपको क्या याद रखनी है? अर्धचालक परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। द्वारा जुड़कर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। अरे किसका? क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन बंध में बंधे होते हैं। बंध में बंधे होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होगा। भाई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे अर्थात
धारा का प्रवाह नहीं होगा। सुनते जाइए, सुनते जाइए। अब सुनो मेरी बात सुनो। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री नहीं है, तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चल चुकी है। प्लीज देखिएगा, बात क्या पता चली आपको कि धारा का प्रवाह, ध्यान देना रे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। कई लोग कह देते हैं कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। गलत बात, गलत बात, गलत बात। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं, आज आपने सीखा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अरे धारा का प्रवाह किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब समझिएगा इस चीज को कि ये कैसे बंध में बंधे थे और किस तरह से मैं अब अर्धचालकों को ताप बढ़ाऊंगा तो इनका चालकता बढ़ेगी। देखो यार, अर्धचालकों के अंदर आपने क्या देखा प्यारे बच्चों? प्लीज देखिएगा, यहां देखिए, यहां देखिएगा प्लीज। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस डायग्राम के अंदर समझिएगा, प्लीज देखें भाई। अब देखो यार, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, अभी तक तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप हो चुकी है, 4-4 इलेक्ट्रॉनों का आपके और मेरे बीच में साझा हो चुका है। अब सुनो, कोई अगर तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप को बॉन्ड करना चाहे, ब्रेक करना चाहे, तो कोई पार्टनरशिप बॉन्ड को ब्रेक करना चाहे तो वो क्या करेगा? तुम्हारे मेरे बीच में आग लगाने का काम करेगा। अरे आग लगाएगा मतलब ताप बढ़ाएगा। तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो ये क्रिस्टल के सह संयोजक बंध टूट जाएंगे। अरे जैसे ही कोई ताप बढ़ाएगा क्रिस्टल के सह संयोजक बंध टूट जाएंगे, और जैसे ही क्रिस्टल का सह संयोजक बंध टूटेगा, यहां पर क्या आ जाएगा? आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गति करेगा और धारा का प्रवाह होगा। मतलब अब समझ चुके हो कि ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह क्यों होता है। क्योंकि जैसे ही तुम ताप बढ़ाओगे, अरे सुनो मेरी बात, जैसे ही तुम ताप बढ़ाओगे तो क्रिस्टल का सह संयोजक बंध टूटेगा, और क्रिस्टल का सह संयोजक बंध टूटेगा मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा जिसके कारण किसका प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह होगा। तो इस बात को बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ताप बढ़ाने पर, अभी ये थ्रू मैं आपको वीडियो समझा दूंगा, इधर देखिएगा। ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल के सह संयोजक बंध टूट जाते हैं। ध्यान देवें, ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल के सह संयोजक बंध टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? मुक्त होते हैं। और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए हैं अर्थात धारा का प्रवाह होता है। अरे किसका प्रवाह होता है? धारा का प्रवाह होता है। मतलब सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा। अर्धचालक कम ताप पर तो कुचालक, ध्यान दो, अर्धचालक कम ताप पर धारा का चालन नहीं करते, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगा भैया? ताप बढ़ाने पर बोलो दोस्त क्या होगा? क्रिस्टल के सह संयोजक बंध टूटेंगे, और ताप बढ़ाने पर अगर क्रिस्टल के सह संयोजक बंध टूटेंगे तो ताप बढ़ाने पर ये धारा का चालन करते हैं। अरे ताप बढ़ाने पर किसका चालन करते हैं मेरे भाई? धारा का चालन करते हैं। तो प्लीज अब इसको थ्रू वीडियो समझिएगा, प्लीज जरा ध्यान से देखिए। देखो हमने आपको क्या कहा, सीधी सी बात है, प्लीज देखिएगा। जो आपका अर्धचालक है, इस अर्धचालक के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अरे यहां पर क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको थ्रू वीडियो देख लीजिएगा, बस छोटी सी बात है। देखो अभी 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही तुम ताप बढ़ा दोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों?
बंध टूटेगा, और जब क्रिस्टल का सहसंयोजक बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो सीधी सी बात है किसका प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा। अरे किसका प्रवाह होगा मेरे भाई, धारा का प्रवाह होगा। और समझ लीजिएगा, जैसे देखें, समझिए, यह आपके क्रिस्टल के अंदर मैं बात करूं, जैसे सपोज कीजिए यह आपका कोई भी अर्धचालक है, ठीक है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, सपोज कीजिए यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, देखो यह आपका कोई अर्धचालक क्रिस्टल है। अरे क्या है ये, कोई आपका अर्धचालक क्रिस्टल है। अब देखो यार, इस अर्धचालक क्रिस्टल के अंदर आप देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं, देखो प्लीज इधर जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका अर्धचालक परमाणु है दोस्त जरा ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बंध। अब आप जानते हो एक बंध हमेशा 2 के बीच में बनेगा। अरे अकेले के बीच में कभी कोई बंध बना क्या, जैसे सलमान का बंध बना किसी और के साथ, अभिषेक का बंध बना ऐश्वर्या के साथ, विराट का बंध बना अनुष्का के साथ। मतलब बंध बनाने के लिए कितनों की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों, 2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बंध कितने दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 4। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बंध का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यार, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब आपका अष्टक पूरा हो गया, और अष्टक पूरा हो गया इसका मतलब आपका परमाणु क्या है, स्थायी है। इसी तरह से इसमें देख लीजिए, ये लो, ये 4 बंध, ये 4 बंध, मतलब सभी अर्धचालक परमाणु एक दूसरे से क्रिस्टल के अंदर कितने बंध द्वारा जुड़े होंगे, 4 बंध द्वारा जुड़े होंगे। चलिए अब मैं अगर चाह रहा हूं कि यहां पर आप चाहें कि इसका ताप बढ़ाएं, तो ताप बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा, अभी समझ लीजिएगा, प्लीज समझ लीजिएगा दोस्तों, कि अर्धचालक कम ताप पर तो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन ताप बढ़ाने पर धारा का चालन कैसे करने लगते हैं, तो प्लीज देखिएगा। अब देखिए यहां पर देखिए, जैसे हम बात करें यहां पर, थ्रू वीडियो इस चीज को समझिएगा। ये देखो भाई, जो पीएन जंक्शन आपका बनेगा, ये पीएन जंक्शन कैसे बनेगा, जैसे मैंने ताप बढ़ाया तो अभी आपने देखा कि जो बंध हैं वो टूट गए, जैसे ही मैंने ताप बढ़ाया तो बंध टूट गए। अब बंध टूट गए तो देखो यहां पर खाली स्थान क्या हो चुका है, आपका फ्री हो चुका है, और जब ये स्थान आपका फ्री हो जाएगा तो यहां पर बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, और अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आपका मुक्त हो चुका है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने से किसका प्रवाह होगा, धारा का। प्लीज देखें, ये देखिए, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन आपको गति करता हुआ दिखाई देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन आपको गति करता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए छोटा सा ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा इस क्रिस्टल के अंदर गति करता हुआ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इसके फलस्वरूप आपके क्रिस्टल में किसका प्रवाह होने लगेगा प्यारे बच्चों, धारा का प्रवाह होने लगेगा। अभी देखिएगा, इसको मैं फास्ट मोड में ले जाके और आपको दिखा देता हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करता है। देखें यहां पर जैसे जैसे बंध टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण, प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान से समझते जाइएगा, इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण इसके अंदर किसका प्रवाह होने लगेगा, अभी धारा का प्रवाह होने लगेगा। समझिए, ये देखिए, ये अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा स्पीड से ले लेते हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन अब देखो फास्टली गति कर रहा है। ये देखो एक छोटा सा ब्लू डॉट तुम्हें दिखाई दे रहा होगा जो कि इसके अंदर गति कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की बजाय मुक्त इलेक्ट्रॉन बोले तो ज्यादा अच्छा वर्ड है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा मतलब धारा का प्रवाह होगा। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बता दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अर्धचालक कम ताप पर तो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन ताप बढ़ाने पर ये धारा का चालन करते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा, सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड जो हैं वो बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अब बार बार हम ताप बढ़ाएं ये तो अच्छा नहीं है। आपने देखा भी होगा कई बार
आपके मोबाइल फ़ोन्स, देखो पहले वो नोकिया वाले मोबाइल फ़ोन, उसमें आपने ये कंडीशन देखी होगी। देखो कई बार मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता था हल्का फुल्का, जैसे बारिश के मौसम में, तुम क्या करते थे, सीधा बैटरी निकाल के उसको धूप में रख देते थे, और जैसे ही तुम उसको धूप में रखते थे तो वो थोड़ा सा देर बाद में सही हो जाता था, मतलब प्रॉपर वर्क करने लगता था, क्योंकि बेसिकली वो है क्या चीज़ यार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। अब यहीं पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप जो है वो समझ लीजिए, उसके बाद जो डोपिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ाऊंगा। प्लीज देखें यहीं पर कि अर्धचालक जो हैं ये ताप बढ़ाने पर धारा का चालन आसानी से क्यों करते हैं। तो अर्धचालकों में प्रतिरोध की निर्भरता देखिएगा। प्रतिरोध की निर्भरता आप डीसी थ्योरी में पढ़ के आए हैं बच्चों, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, अल्फा है यहां पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक जिसका मात्रक आपको हम पहले ही बता चुके हैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। अब सुनो यार, यहां पर अर्धचालकों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अर्धचालकों के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। दैट मीन्स अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जो हैं ये एनटीसी दर्शाते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाते हैं। तो अब यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, RT बराबर R नोड, 1 की जगह 1, लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस, तो क्या लिख दूंगा मैं 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। अरे बोलो बच्चों क्या लिख दूंगा, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। अब सुनो यार, तुम अगर ताप बढ़ा रहे हो तो देखो कोई ना कोई चीज इसमें से माइनस हो रही है कि नहीं हो रही। तो ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर प्रतिरोध घटेगा तो सीधी सी बात है चालकता जो है इसकी, कंडक्टिविटी जो है इसकी वो बढ़ेगी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है व चालकता बढ़ती है। अब बार बार ताप बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। डोपिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइज।